Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वहाँ से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हम बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स की बात कर रहे थे। उसमें हमारे पास 9 स्टेप्स थे कि अगर किसी भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो 9 स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है। उसमें स्टूडेंट्स आज जो लास्ट हमारे 3 स्टेप्स हैं, आज मैं उनकी बात करूंगा और आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि उन स्टेप्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं। तो आइए फिर आज के लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और इसमें हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स की, कि हम अगर किसी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हमें अगर दी जाती है तो उसको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए हमने देखा था कुछ स्टेप्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेप्स हैं, इनफैक्ट आपने इन फ्यूचर कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करने हैं, तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा कि आपने कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करने हैं। तो जब आपने प्रोग्राम को डिजाइन करना है तो उसके लिए आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो बेस्ट सोल्यूशन किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें पहला हमारे पास था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम मीन कोडिंग, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये देखे थे 6 जो आपके स्टेप्स थे, इनकी हमने बात कर ली थी। आज हम जो लास्ट हमारे 3 स्टेप्स हैं, इंप्लीमेंट द प्रोग्राम, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, आज हम इसकी बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि इन स्टेप्स के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 7, इंप्लीमेंट द प्रोग्राम। Once the program has been tested thoroughly, it must be installed at the site where it will be used. एक बार याद रखिएगा, आप जब भी कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉलेज के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी ऑफिस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बाद आपने फिर उसको इंस्टॉल करके देना होता है उस स्पेसिफिक कंपनी को जिसका आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे। तो इंस्टॉलेशन का यही मतलब है कि आप उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाके, मीन अगर स्कूल का सॉफ्टवेयर तो आप स्कूल की साइट पे जाके उनके कंप्यूटर्स के ऊपर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देंगे उनको। अगर ऑफिस का है तो ऑफिस के कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, यूनिवर्सिटी का है तो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर, और कॉलेज है तो कॉलेज के उनके कंप्यूटर्स के ऊपर आप जाके उसको फिर इंस्टॉल करके देते हैं। तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम यही कहलाती है कि आप इंस्टॉल करके प्रोग्राम जो है उनको देते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये आपका नंबर 7 स्टेप है। इससे पहले आपने 6 स्टेप जो है वो कर चुके हैं आप। मीन आपने प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, बेसिकली आपने प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने टेस्टिंग भी उसकी कर ली कि उसके अंदर एरर्स तो नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप ये डेफिनेटली चेक करते हैं कि आपके प्रोग्राम्स के अंदर एरर्स तो नहीं है, आपका प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से काम करे, जो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए यूज़र को वो डिज़ायर्ड आउटपुट आपका प्रोग्राम जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आपका प्रोग्राम जो वर्किंग फाइन कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, तब आप उसको फिर स्पेसिफिक साइट के ऊपर जो वो फिर इंस्टॉल करते हैं और जो यूज़र है स्पेसिफिक वो फिर उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नंबर 8 के ऊपर, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब एक बात याद रखिएगा, आपने प्रोग्राम बना दिया, बनाने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, मीन स्पेसिफिक कंपनी को आपने वो सॉफ्टवेयर दे दिया, वो कंपनी ने यूज़ करना शुरू कर दिया। अब उसके अंदर मेंटेनेंस और अपडेशन का काम होता है कि स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि मेंटेनेंस एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। क्योंकि ये बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके पास जब सॉफ्टवेयर मौजूद था आपने उसको टेस्ट डेटा से टेस्ट किया था, आपने रियल टाइम जो डाटा था उससे उसको टेस्ट नहीं किया था। लेकिन जब आपने किसी साइट पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, वहाँ पर अब रियल टाइम डाटा जो है वो उसके अंदर जो है प्रोसेस हो रहा है। तो रियल टाइम डाटा के प्रोसेस होने में हो सकता है कोई छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, कोई स्मॉल इश्यूज आ सकते हैं। तो मेंटेनेंस बेसिकली आपका जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है कि अगर कोई इशू आ जाता है तो क्या होता है, तो आपको बुलाया जाता है और आप फिर उस प्रोसेस को या उस प्रॉब्लम को जो वो दूर कर देते हैं। तो ये मेंटेनेंस जो है ये आपकी जो कंपनी है जिनको आप सॉफ्टवेयर बना के देते हैं वो आपसे मेंटेनेंस करवा लेती हैं अगर कुछ स्मॉल मेंटेनेंस हो। उसके बाद अपडेशन की बात, कि अगर कोई अपडेशन करनी है, अपडेशन की एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर पहले स्टूडेंट्स थे 1000, तो आपने कहा कि जो हमें सॉफ्टवेयर बना के दें उसमें अंदर जो डेटाबेस यूज़ हो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप यूज़ कर ले, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो 1000 स्टूडेंट्स को इजीली मैनेज कर लेगी और उसको यूज़ करना भी आसान है।
स्टूडेंट्स, लेकिन उसके बाद आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स इंक्रीज कर गए, मीन 10,000 स्टूडेंट्स हो गए फॉर द टाइम बिंग। तो क्या होगा, अब आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, आप ये चाहेंगे कि उससे बेहतर कोई डेटाबेसेस जो है वो हमें इंस्टॉल कर दी जाए। तो हम अपडेशन क्या करेंगे, आपका जो प्रोग्रामर्स है वो अपडेशन क्या करेंगे, वो एक्सेस की बजाय ऑरेकल को, एसक्यूएल को इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि वो इजीली हैंडल कर लेंगे 10,000 स्टूडेंट्स को। तो दिस इज अपडेशन। इसमें आपकी सॉफ्टवेयर अपडेशन भी हो सकती है और आपकी हार्डवेयर अपडेशन भी हो सकती है, क्योंकि आपका जो एक्सेस है वो आपके सिंपल जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर रन हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑरेकल रन करना चाहते हैं, ऑरेकल इज ऑल्सो डेटाबेस, अगर उसको आप रन करना चाहते हैं तो आपको हार्डवेयर के अंदर आपको जो है वो रैम ज़्यादा चाहिए, प्रोसेसिंग स्पीड भी थोड़ी आपको फास्ट चाहिए। तो इस तरह याद रखिएगा कि अपडेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की अपडेशन जो है वो कर सकते हैं। आपकी जो कंपनीज है जिनको आप सॉफ्टवेयर बना के देते हैं वो आपसे अपडेशन की डिमांड भी कर सकती हैं कि टाइम के साथ साथ इसको अपडेट करें, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इस पर इम्प्लीमेंट कर दें। सो रेगुलर मेंटेनेंस इज इसेंशियल टू द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ ए प्रोग्राम। तो रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर आपका प्रोग्राम सही तरीके से रन हो रहा है। इसकी सिंपल एग्जांपल है, आपने घरों के अंदर अगर बाइक रखी हुई है या आपने गाड़ी रखी हुई है तो आप उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं, आप उसका ऑयल चेंज करवाते हैं टाइम के साथ साथ। मीन अगर 3,000 या 4,000 आप किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है तो आप उसका ऑयल चेंज करवा लेते हैं और उसकी फिर ट्यूनिंग भी आप करवाते हैं। तो यही आपकी बात है, मेंटेनेंस अगर आप किसी चीज़ की रखेंगे तो वो चीज़ जो है वो सही तरीके से काम करती रहेगी। सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी उसकी मेंटेनेंस जो है वो ज़रूरी है। कोई इशू आता है फ़ौरन उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, तभी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्मूथली रन हो सकेगा, अदरवाइज वो फिर प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। अब स्टूडेंट देखते हैं मेंटेनेंस एंड अपडेट द प्रोग्राम के बाद कि हम डॉक्यूमेंटेशन जो अपने बनाते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे बनाते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 9, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। हमारे जो स्टेप हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स, उसमें जो लास्ट स्टेप है दैट इज डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम की बहुत ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स। आप किसी भी अगर सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, इन फ्यूचर अगर आप काम करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े हैं, मीन 8 के 8 स्टेप्स, 8 के 8 स्टेप्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो बनाई जाती है साथ साथ। ऐसा नहीं होता कि आप एट द एंड जो जाके डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, आप पहले स्टेप से ही डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना शुरू कर देते हैं और आखिरी स्टेप जो आपका 9th स्टेप है उसके अंदर फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होती है। अब जब देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको किस तरह बनाया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम, डिजाइन, कोडिंग मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज। अब देख सकते हैं आप कि इसके अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है प्रोग्राम्स के, जो एल्गोरिथम, हमने एल्गोरिथम की जो टेस्टिंग फेज था उसके अंदर जो एल्गोरिथम हमने बनाए थे उनकी डिटेल यहाँ पे मेंशन होती है। आपने जो एल्गोरिथम पेपर के ऊपर बनाए थे उन्हीं को आप फिर कंप्यूटर के अंदर लिख के और फिर उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। उसके बाद आपने अगर फ्लो चार्ट डिज़ाइन किए तो आपके फ्लो चार्ट्स भी इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद होते हैं। देन डिज़ाइनिंग टेक्निक, और अगर कोडिंग मेथड है, आपकी कोडिंग जो आपने कोड लिखा है वो कोड भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कंप्लीट आप जो टाइप करते हैं या उसको पेस्ट कर लेते हैं और उसको फिर प्रिंट निकाल लेते हैं। फिर टेस्टिंग के लिए आपने जो डाटा यूज़ किया था वो डाटा आपका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। मीन ईच एंड एवरीथिंग, जो काम आपने 8 स्टेप्स के अंदर किया है वो तमाम काम आपका जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन होना ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। अब इसकी देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। डॉक्यूमेंटेशन इज वैल्यूएबल फॉर द प्रोग्रामर हु मे बी कॉल्ड ऑन टू मॉडिफाई और अपडेट इट। अब डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू क्या है, ये क्यों बनाई जाती है। स्टूडेंट्स देखें, अभी हमने बात की कि आप प्रोग्राम को मेंटेन भी करते हैं और उसके साथ अपडेट भी करते हैं। तो अपडेशन और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन ने, जिस डेवलपर ने, प्रोग्राम डेवलपर ने वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया वही उसकी मेंटेनेंस के लिए जाए या उसकी अपडेशन के लिए जाए। हो सकता है कोई और प्रोग्रामर जो है वो इस काम के लिए भेजा जाए, तो उस प्रोग्रामर को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ से हेल्प मिलेगी, वो डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगी। वो डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए आइडेंटिफाई करेगा कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन से मेथड यूज़ हुए, अगर एल्गोरिथम को यूज़ हुआ है तो कौन सा एल्गोरिथम यूज़ हुआ है, डिज़ाइनिंग टेक्निक कौन सी यूज़ हुई है, टेस्टिंग डाटा कौन सा यूज़ हुआ है। तो ये जो आपके प्रोग्रामर्स होते हैं जो मेंटेनेंस और अपडेशन के लिए जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वो बेसिकली इस डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने इसकी अपडेशन या मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन जनरल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इंटरनेशनली ऐसा कोई रूल मौजूद नहीं है कि कहा जाए कि आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल कुछ
इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हम कहते हैं कि डेफिनेटली आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स सी। उसमें नंबर 1 है हमारे पास अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रोग्राम इज सपोज टू डू। इस चीज की डिस्क्रिप्शन कि प्रोग्राम आपका करेगा क्या, मीन उसकी इनपुट क्या होगी, उसकी आउटपुट क्या होगी, कि आपका प्रोग्राम क्या आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये डिटेल आपने जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन करनी होती है। इसमें आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो वो आता है, इसको आप SRS का नाम भी देते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का नाम भी आप दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और अगर आप याद करें तो आपका जो सेकंड स्टेप था उसके अंदर हमने स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स की बात की थी। तो इसका मतलब स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपने जो जो रिक्वायरमेंट जो है स्पेसिफाई की थी वहाँ पे, वो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसको पुट करेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन। प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए हमने एक स्टेप किया था एल्गोरिथम डिज़ाइन का। तो एल्गोरिथम डिज़ाइन करने का, जो आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो एल्गोरिथम आप जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको डिटेल के साथ लिखेंगे, ताकि डॉक्यूमेंटेशन इन फ्यूचर अगर कोई और पर्सन उसको रीड करता है तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला था। नेक्स्ट वन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग के लिए आपके फ्लो चार्ट्स भी यूज़ हो रहे हैं और इवन आप एल्गोरिथम्स को भी यूज़ कर रहे हैं। तो डिज़ाइन मेथड आपका बेसिकली कोडिंग से पहले जो मेथड होता है उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप एल्गोरिथम बनाते हैं और फिर उसका आप फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन कर लेते हैं और उसमें से फिर बेस्ट जो सोल्यूशन है आप उसको जो है वो आइडेंटिफाई करके और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स टेस्टिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द टेस्ट डाटा यूज्ड एंड रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि प्रोग्राम को आपने टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट डाटा यूज़ किया था वो डाटा भी आपने मेंशन करना होता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि वो टेस्ट डाटा जब आप मेंशन करेंगे, टेस्ट डाटा आप पुट करेंगे, तो उसी की बेस पे आइडिया होगा कि आपने कौन सा डाटा पुट किया था और उसके अगेंस्ट आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो सही भी है या नहीं सही। नेक्स्ट वन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल करेक्शंस, मॉडिफिकेशंस एंड अपडेट्स मेड टू प्रोग्राम सिंस इट वाज पुट इनटू ऑपरेशन। उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन कि अगर आपने ऑपरेशन के अंदर मीन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसके बाद अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन की है, कोई करेक्शन की है प्रोग्राम्स के अंदर, कोई अपडेशन की है, तो उसकी डिटेल भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद होती है। स्टूडेंट्स ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप आपका बेसिकली ऑन गोइंग स्टेप है क्योंकि अपडेशन आपकी होती रहती है, आपकी मॉडिफिकेशन या मेंटेनेंस होती रहती है। तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन जब स्टार्ट में आप पहली दफ़ा डिज़ाइन करते वहाँ पे जो कुछ हुआ है वहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद इस चीज़ को अपडेट किया जा सकता है बार बार, क्योंकि जैसी मॉडिफिकेशन कोई होगी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर तो फिर आप इस पॉइंट के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर देंगे कि ये मॉडिफिकेशन इसके अंदर हुई है। लास्ट हमारा स्टेप और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज अ यूज़र मैनुअल या यूज़र गाइड की बात। सिंपल एक एग्जाम्पल रियल टाइम लेते हैं कि आप लोग घरों के अंदर कोई होम अप्लायंस लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एयर कंडीशन लेके आते हैं, वॉशिंग मशीन लेके आते हैं या माइक्रोवेव ओवन लेके आते हैं या कोई और होम अप्लायंस आप खरीद के लेके आते हैं। तो अगर आपको वो यूज़ करना नहीं आता तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल या गाइड दी जाती है, एक बुकलेट आपको अवेलेबल होती है। आप उस बुकलेट को फिर रीड करते हैं और देखते हैं कि इसके फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। इसी तरह आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उनका भी एक यूज़र मैनुअल या यूज़र गाइड उसके साथ मौजूद होती है कि जिन्होंने यूज़ करना है उस सॉफ्टवेयर को उनको पता हो कि उन्होंने कैसे यूज़ करना है, क्योंकि बनाया आपने है, यूज़ किसी और ने करना है। तो किसी और ने जब यूज़ करना है तो आपने उसको बताना है कि कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए फिर यूज़र गाइड्स या यूज़र मैनुअल जो है वो बनाए जाते हैं और वो फिर उनको दिए जाते हैं। उनकी बेस के ऊपर फिर जो यूज़र है वो ईजिली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है और उसको परफॉर्म भी कर सकता है जो फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यूज़र मैनुअल जो है वो ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो इनफैक्ट हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स थे उनमें लास्ट 3 स्टेप्स की आज हमने बात की डिटेल के साथ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन हमने बात की, पहले बात की इम्प्लीमेंटेशन की, फिर अपडेशन और मेंटेनेंस की बात की और लास्ट में हमने फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात की कि हमारे हर जो प्रोग्राम है उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मस्ट बनाई जाती है। उसके बगैर जो है कोई काम भी नहीं होता, क्योंकि इन फ्यूचर उसी डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर जो अपडेशन हो सकती है, मेंटेनेंस हो सकती है और अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंज करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है तो उसी डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर होती है। और हमने जो प्रीवियस जितने स्टेप्स थे उसके अंदर जो जो काम किए थे
वो तमाम काम आपके जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो मेंशन होते हैं, और ये जस्ट लाइक ए बुकलेट आपकी बन जाती है। और फिर इस बुकलेट को आप जो अपने पास रखते हैं, और इन फ्यूचर अगर आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस स्पेसिफिक बुकलेट को जो आपने बनाई होती है इसको आप यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।